5 नंबर का, चॉइस में होता है वो भी, ठीक है? तो अगर पीपीटी से पढ़ के चले जाते हो तो इनफ है। वो भी सिर्फ़ 1-2 चीज़ें पूछी जाती हैं, या तो डिफरेंस पूछा जाता है पेंटियम एंड पेंटियम प्रो में, या फिर ब्रांच प्रेडिक्शन लॉजिक या कैशे स्ट्रक्चर पूछ लेते हैं, या फिर स्ट्रक्चर पूछ लेते हैं पेंटियम का, तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बाकी स्ट्रक्चर में ऐसा कुछ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इसको सिर्फ़ पीपीटी से पढ़ लेना काफ़ी है। एंड वैसे भी आपके एग्ज़ाम्स हो रहे हैं उससे ऑनलाइन होंगे, तो आपको इतना ज़्यादा क्रैम करने की भी ज़रूरत नहीं है, बट यू शुड नो कि कहाँ पे क्या चीज़ है, so that you easily search it during exam. ठीक है? तो chapter 18 is about Pentium and Pentium Pro microprocessors. All through this all through the syllabus we have studied about the microprocessor, generalized microprocessor 8086 and 8088, 386 and 42 तक के। उसके बाद हमारी पेंटियम क्लास आई, तो पेंटियम क्लास और पेंटियम के बाद पेंटियम 1, 2, 3, 4, अब आपकी आई सीरीज़ चल रही है। ये कौन-सा चल रहा है अब आपका i3, i4, i5, मेरा खुद का i5 है। तो अब ये वाली क्लास चली, तो पेंटियम क्लास आई थी, तो पेंटियम क्लास में क्या-क्या डिफरेंसेस थे? इट वाज़ लाइक 5th जनरेशन हो गई थी मेरे ख्याल से पेंटियम के साथ। तो पेंटियम में क्या-क्या चीज़ें डिफरेंट आई हैं एज़ कंपेयर टू योर अर्लियर माइक्रोप्रोसेसर, उसी के बारे में इस चैप्टर का कंट्रास्ट है, ठीक है? तो सबसे पहले मेमोरी सिस्टम की बात अगर हम करें, तो इसमें कितने बच्चे आए हैं अभी? अदरवाइज़ आई कैन वेट ओनली 14। लेट्स वेट फॉर 5 मोर मिनट्स एंड देन विल मैम प्रैक्टिकल्स वगैरह का क्या सीन है? वो भी ऑनलाइन ही होगा? हाँ, वो भी ऑनलाइन ही होगा। प्रैक्टिकल्स भी ऑनलाइन होंगे।
चलो फिर लेट्स स्टार्ट. 17 people so far. Okay, so memory system. Okay, तो जो साइज है वो सेम है एज कम्पेयर टू द अदर मेमोरीज. 4G बाइट्स ही होता है. जो डिफरेंस आता है आपका डेटा बस विड्थ में आता है, वो 64 बिट्स की हो जाती है. 64 बिट्स की डेटा बस से क्या होता है, जो आपका फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होते हैं, जो आपके फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होते हैं और टू पॉइंट प्रिसीजन तक, वो एक ही साइकिल में आप उनको ट्रांसफर कर सकते हो एज कम्पेयर टू अदर माइक्रो प्रोसेसर जिनमें एक से ज्यादा साइकिल लगती थी. ठीक है. मेमोरी इज ऑर्गेनाइज्ड इन 8 बैंक्स. 8 बैंक्स में मेमोरी ऑर्गेनाइज होती है. जैसे कि अगर आपने लास्ट चैप्टर में देखा हो, 10th चैप्टर में, वेयर मेमोरी वाज ऑर्गेनाइज्ड इन 2 बैंक्स, हाई बैंक एंड लो बैंक. यहाँ पे और मेमोरी इज ऑर्गेनाइज्ड इन 8 बैंक. एंड हर बैंक के लिए अपना अलग राइट स्ट्रोब होता है. ठीक है. ईच बैंक स्टोर बाइट वाइट डेटा विद अ पैरिटी बिट. हर बैंक में, हर मेमोरी बैंक में जो डेटा है इट्स स्टोर्ड एज बाइट वाइट, एंड apart from that byte of data there is a parity bit. Okay. The 64 bit size of data bus is helpful in performing function faster. For example, double precision floating point number. uh, uh, Pentium 4 requires single cycle to read the word at once instead of two. ठीक है. ये पता नहीं है क्या लिखा हुआ है यहाँ पे. इट डजंट मेक सेंस. द थिंग इट वांट्स टू से इज कि इफ यू टेक एग्जांपल ऑफ अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर टिल डबल प्रिसिजन तक, तो उस केस में अगर आप पुराने माइक्रो प्रोसेसर की बात करो तो उसमें एक से ज्यादा साइकिल लगती है. नॉर्मली 2 साइकिल्स लगती हैं एक ही नंबर को ट्रांसफर करने में. बट इन केस ऑफ योर पेंटियम सिस्टम्स, पेंटियम के केस में एक ही साइकिल में आप फ्लोटिंग पॉइंट नंबर डबल प्रिसिजन तक जिसकी जिसकी वैल्यू है उसको आप ट्रांसफर कर सकते हो. डबल प्रिसिजन मतलब जैसे इफ यू हैव फ्लोटिंग पॉइंट नंबर 220.20, तो दैट 20 इज डबल प्रिसिजन. 3 प्रिसिजन हो गया 200. सो अगर आपका एक नंबर है 20.20, तो उस केस में दैट 20.20 कैन बी ट्रांसफर्ड इन जस्ट वन साइकिल एज कम्पेयर टू योर अर्लियर माइक्रो प्रोसेसर वेयर इट वुड टेक वन साइकिल, वो 2 साइकिल टू ट्रांसफर द सेम नंबर. ठीक है. ईच डेटा बैंक हैज सिग्नल्स लाइक VE0 एंड VE7 जो सेलेक्ट करते हैं किसी एक बैंक को. मतलब इफ वी हैव 8 बैंक, सो वी शुड नो कि कौन सा बैंक में अभी पर्टिकुलर रीड या राइट करना है. तो दैट बैंक सिलेक्शन इज डन यूजिंग these signals. These separate memory banks allow microprocessor to access any byte, word, double word or quad word with one memory transfer cycle. 8 separate write strokes are generated for writing to the memory system. Just like in chapter 10 where we had two banks and we were using separate write strokes for each bank. Similarly here we have 8 banks, we have 8 signals with those banks, and for each bank we also have a separate write stroke कि किस वाले बैंक में आपको write करना है. ठीक है. So this is the difference between the memory system of your earlier microprocessor and this microprocessor. The main difference is the bus width, the data bus width, the memory banking, which is divided into 8 banks. How is data bus width is helpful in Pentium, that thing, and signals, everything else is same. Okay.
न्यू फीचर जो है वो है चेक और पैरिटी चेक और जनरेट करना। ठीक है, देखो जो आपका पेंटियम होता है उसमें देयर इज अ पैरिटी चेक फॉर बस एड्रेस A5 to A31। वहाँ पे एक पिन होती है AP, ठीक है, जो ये प्रोवाइड करती है, जो पैरिटी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, और एक होती है पिन APCHK जो ये इंडिकेट करती है कि वेदर देयर इज बैड पैरिटी, मतलब देयर इज डेटा एरर और नॉट। ओके, सो AP पिन के थ्रू आपको डेटा इंफॉर्मेशन मिलती है, और AP चेक पिन आपको ये नोटिफाई करती है कि वेदर द पैरिटी इज रॉन्ग और राइट। ओके, द पेंटियम टेक्स नो एक्शन whenever there is parity error for the address buses, the error action is not detected, वो action is not corrected। okay, it is left to the system, वो system को छोड़ दिया जाता है कि system उसको खुद देखेगा। तो जब भी हमें एड्रेस बस से रिलेटेड कोई भी पैरिटी आती है तो उसको ये सिर्फ डिटेक्ट कर पाते हैं, डिटेक्ट करते हैं, करेक्ट नहीं करते, वो उसको सिस्टम पे छोड़ देते हैं। लेकिन अगर डेटा रिलेटेड कोई पैरिटी है, अगर वो सिंगल बिट है तो उसको करेक्ट कर देते हैं, डबल बिट है तो उसको डिटेक्ट करके वहीं पे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो दिस वाज द ऑल डिफरेंस ऑफ मेमोरी सिस्टम। नाउ कम्स द इनपुट आउटपुट सिस्टम। इट इज कंपैटिबल विद अर्लियर इंटेल माइक्रोप्रोसेसर। जो इनपुट आउटपुट पोर्ट नंबर है वो आपके एड्रेस लाइन A3 से A15 पे अपेयर होते हैं विद बैंक इनेबल सिग्नल्स, क्योंकि ईच मेमोरी इज बिकॉज मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू 8 बैंक्स, सो एवरी रीड और राइट शुड बी अवेलेबल विद अ बैंक सिग्नल आल्सो कि कहाँ पे रीड या राइट होना है। Used to select the actual memory bank used for the input output transfer. In case of blocked input output location is accessed, एक second। ठीक है, अगर कोई ब्लॉक्ड इनपुट आउटपुट एक्सेस किया जाता है तो टाइप 13 इंटरप्ट आ जाती है। ठीक है, ये बताने के लिए कि इनपुट आउटपुट प्रिविलेज वॉयलेट हुई है। एक सेकंड। ठीक है, so that was the input output system, everything else is same and compatible with the earlier microprocessor except that कि जो आपका input output port number है, it appears on the address line A3 to A15 and you have to generate and separate bank signal to signify कि which bank you are transferring the data to or from। ठीक है, in case you are accessing some blocked location, type 13 interrupt will occur। okay, this was present in other microprocessor also, earlier microprocessor I should say। Next come the system timing, that is the difference। system timing में अभी तक we have studied, अभी तक we have known कि the system clock, जो clock होती है that is divided into 4 timing periods, T1 T2 T3 T4। यहाँ पे your clocking periods is divided into 2 cycles, 2 periods T1 and T2। तो अभी उसमें भी हमने बढ़ा था कि जो नेक्स्ट माइक्रो प्रोसेसर है, जो न्यू माइक्रो प्रोसेसर है, वे वहाँ पे जो आपकी साइकिल है इट इज डिवाइडेड इनटू 2 periods ओनली। ठीक है, सो फ्रॉम पेंटियम से ही जो आपकी साइकिल थी, इट स्टार्टेड कंपोजिंग ऑफ 2 periods T1 एंड T2। T1 के टाइम पे जो माइक्रो प्रोसेसर है वो इशू करता है ADS, WR सिग्नल, रीड राइट, memory and input output in order to qualify the WR signal and generate appropriate MRDC and MWDC signals. We use a flip-flop to generate the read-write signal. Flip-flop is just circuiting. MRDC and MWDC, memory read cycle, memory write cycle। A two line to one line multiplexer generate करता है मेमोरी को और इनपुट आउटपुट कंट्रोल सिग्नल्स को। ठीक है, T2 के टाइम पे जो डेटा बस है वो सैंपल सिंक्रोनाइज होती है, मतलब अगर डेटा आपका रिसीव होना है तो T2 के एंड पे रिसीव हो जाता है, और अगर आपका डेटा राइट होना है तो वो T2 के स्टार्ट से राइट होना शुरू हो जाता है। यहाँ पे भी हमारे पास वेट स्टेट्स होते हैं, BRDI की हेल्प से हम वेट स्टेट एंटर कर सकते हैं। तो अगर T2 के बाद भी हमारा, अगर T2 साइकिल के बाद भी, T2 पीरियड के बाद भी हमारा काम पूरा नहीं हुआ तो हम BRDY सिग्नल को जीरो कर सकते हैं, और अगर हमारा BRD सिग्नल जीरो है तो T2 के एंड में हम एडिशनल T2 स्टेट डाल देते हैं जिसको हम वेट स्टेट बोलते हैं।
ठीक है. Wait states are inserted into the timing by controlling the BRDI input to the premium Pentium. The BRDI signal must become a logic 0 by the end of T2 or additional T2 states are inserted into the timing. तो जब आपका BRDI 0 होगा तब आपका जो BRDI 0 होगा तो इट विल बी क्लियर कि कोई वेट स्टेट नहीं डालना है. और अगर आपका BRDI 1 है दैट मीन्स योर माइक्रो प्रोसेसर इज नॉट रेडी. दैट मीन्स योर वेट स्टेट्स आर टू बी एंटर्ड इनटू द present clock cycle. Okay, so that is the difference of system timing. The system timing में difference है because sometimes it's asked कि what is the difference between earlier microprocessors and न्यू माइक्रो प्रोसेसर या पेंटियम माइक्रो प्रोसेसर. तो कंट्रास्ट करने को आता है. तो कंट्रास्ट में यू राइट सच थिंग. सिस्टम टाइमिंग आप लिखते हो, मेमोरी का आप कंट्रास्ट देते हो, कैशे स्ट्रक्चर का दे देते हो और एक ब्रांच प्रेडिक्शन लॉजिक आता है इसका दे देते हो. ठीक है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं आता. या फिर पेंटियम या पेंटियम प्रो में डिफरेंस आ जाता है. A more efficient method of reading memory data is via burst cycle. Burst cycle में क्या होता है? The burst cycle in the Pentium transfer 464 bit number per bus cycle in 5 clocking periods. वो एक बार में ही 4 64 बिट नंबर को 5 क्लॉकिंग पीरियड में ट्रांसफर कर देती है. ठीक है. बर्स्ट जो है वो विदाउट वेट स्टेट होता है. रिक्वायर्स के मेमोरी शुड ट्रांसफर डेटा एट एवरी 15.2 नैनो सेकेंड. ठीक है, क्योंकि जो आपकी बर्स्ट साइकिल होती है, जो बर्स्ट डेटा ट्रांसफरिंग होती है दैट इज विदाउट वेट स्टेट. तो उस केस में आपकी मेमोरी ट्रांसफर रेट जो होना चाहिए वो 15.2 नैनो सेकेंड होना चाहिए. अगर एक लेवल 2 की कैशे है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, डेटा को रीड करने से कैशे पे. लेकिन इफ द कैशे नहीं है देन वेट स्टेट मस्ट बी इंसर्टेड व्हिच विल रिड्यूस द डेटा थ्रूपुट. ठीक है. सो देयर इज अ न्यू टेक्निक बर्स्ट साइकिल. उस बर्स्ट साइकिल में होता क्या है कि 464 बिट नंबर जो है वो एक ही बर्स्ट साइकिल में जिनको 5 क्लॉकिंग पीरियड्स का टाइम मिलता है उसमें ट्रांसफर किए जा सकते हैं. टू to achieve this we should have memory system that transfer data at every 15.2 nanosecond. तो अगर लेवल 2 कैशे लगी हुई है तो ठीक है. अगर लेवल 2 कैशे नहीं है तो वेट स्टेट इंसर्ट करने पड़ते हैं और फिर उतना ज़्यादा थ्रूपुट नहीं मिल पाता, मतलब उतनी टाइम एफिशिएंसी नहीं मिल पाती. तो इफ यू वांट टू यूज द better use of burst cycle technique then you should have level 2 cache. And in Pentium and Pentium Pro Pentium series the level 2 cache was इंटरनली आने लगी थी, इंटरनली बनने लगी थी. तो बहुत ही कम ऐसे पीसीस थे जहाँ पे लेवल 2 कैशे नहीं होती थी बिकॉज इट वाज एक्सपेंसिव. कैशे सिंगल कैशे ही एक्सपेंसिव होती है. लेवल 2 कैशे आने पे लेवल 2 कैशे आने पे इट वाज इवन मोर एक्सपेंसिव. So there was choice of putting it or not putting it. So whenever it was not getting put the burst cycle was not at its best use. But अगर आपके पास लेवल 2 कैशे है तो you can use the burst cycle to transfer data at much faster rate. ओके, किसी का कोई क्वेश्चन? ब्रांच प्रेडिक्शन लॉजिक. ब्रांच प्रेडिक्शन लॉजिक होता क्या है कि अभी देखो जैसे आपका प्रोग्राम जो है कंपाइल हो रहा है तो कंपाइल होने पे आपके पास कॉल स्टेटमेंट्स हैं, जंप स्टेटमेंट्स हैं, बहुत सारी आपके पास इंस्ट्रक्शंस आती हैं. आपके पास इंस्ट्रक्शंस आती है जैसे कॉल आई, जंप आई. ठीक है. तो अभी तक आप कुछ नहीं करते थे. अभी तक आप सिर्फ सिंपल एक प्रोग्राम है कंपाइल करके रख लेते थे, बाद में वो एग्जीक्यूट हो जाता था. अब ब्रांच प्रोडक्शन लॉजिक में क्या हुआ, जो ये न्यू टेक्निक हमारे पास पेंटियम में आई उसमें क्या हुआ कि जैसे ही हमारे पास ये जंप इंस्ट्रक्शंस आई, ये कॉल हो गई, जंप हो गई, तो उस केस में जो हम इंस्ट्रक्शंस होते थे उनको कैशे में पहले से ही स्टोर कर लेते थे. ठीक है. तो जैसे कि मेरे पास मैंने एक प्रोग्राम बनाया उसमें मेरे कुछ कॉल्स हैं. जैसे ही मेरी कंपाइल होते हुए पहली कॉल आई तो मेरा सिस्टम जो है वो पहले ही उन इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करके रख लेता था कैशे में. ठीक है. तो अब जैसे ही मेरा फंक्शन जब भी एग्जीक्यूट होगा और जब भी मेरी कॉल इंस्ट्रक्शन कॉल होगी तो मेरे को मेमोरी से एक्सेस करने की जरूरत नहीं है उन इंस्ट्रक्शन को. दोज इंस्ट्रक्शंस आर ऑलरेडी with me in the cache and it is much faster to access things from cache as compared to your memory. This is this you have studied in ऑपरेटिंग सिस्टम ऑल्सो. तो ब्रांच प्रेडिक्शन लॉजिक की हेल्प से क्या हुआ, जो मेरा सिस्टम था वो मच फास्टर हो गया. ठीक है. ओएस की बुक में आप लोग एक चीज देखते होंगे कि ओएस की बुक में जो आपका डायनासोर होता था वो स्ट्रॉन्ग होता जाता था और फास्ट होता जाता था. उसका हर चैप्टर के साथ इट वाज गेटिंग फास्टर. सो दिस इज समथिंग दैट वाज मेकिंग योर सिस्टम much faster as compared to your earlier microprocessor, because now whenever you have a call instruction you don't have to go to the memory address, access those instructions and then execute them.
बिकॉज़ मेमोरी से एक्सेस करना ही चीज़ों को स्लो बना देता है। तो यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ पे आपने सिंपल पहले ही जब आप कंपाइल कर रहे थे प्रोग्राम को, उस प्रोग्राम के टाइम पे ही आपने को इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करके रख लिया कैशे में। नाउ व्हेनेवर यू आर एग्जीक्यूटिंग द प्रोग्राम एंड यू एनकाउंटर अ कॉल इंस्ट्रक्शन, you know that the instruction related to this address are already stored in your cache. You just need to go to the cache, access them and execute your program at much faster rate as compared to your earlier microprocessor. ठीक है? अगर तो Pentium uses branch prediction logic to reduce the time required for a branch caused by internal delays. These delays are minimized because when a branch instruction, short or near only, is encountered, the microprocessor begins prefetch instruction at the branch address. The instructions are loaded into the instruction cache, so when the branch occurs, the instructions are present and allow the branch to execute in one clocking period. अगर कोई अगर देखो जो आपने ये किया है इससे 90% आपको अच्छा रिजल्ट मिलता है, फास्टर आपकी प्रोसेसिंग होती है। बट अगर 10% आपका कोई एरर आ गई ना, तो उस केस में जो आपका काम 1 क्लॉकिंग पीरियड में हो जा रहा था और अगर नॉर्मली में 2 क्लॉकिंग पीरियड में हो रहा था, तो अगर एरर के टाइम पे इट विल टेक 3 एक्स्ट्रा क्लॉकिंग पीरियड। ठीक है? सो थोड़ा रिस्क भी है बट वो रिस्क बहुत कम है। बहुत ही कम केसेस में ऐसा होगा कि आपने किसी कॉल इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करके रखा होगा और वो उनमें कोई एरर आ जाएगी या प्रोग्राम में ही कोई एरर आ जाएगी। ठीक है? So for if any reason the branch prediction logic errors, the branch requires an extra 3 clocking periods to execute. In most cases, the branch prediction is correct and no delay ensues. ठीक है? So maximum time it's right, but अगर 10% भी वो गलत हो जाता है, तो प्रोसेसिंग जो है ऑलमोस्ट डबल हो जाती है। फिर आता है आपका कैशे स्ट्रक्चर। अब आप ही अगर आपने देखा हो तो 80486 और अर्लियर माइक्रो प्रोसेसर में 8086 और 8088 की अगर हम बात करें तो उसमें तो कैशे होती ही नहीं थी। जब से कैशे आपकी इंट्रोड्यूस होने शुरू हुई तो वो सिंगल कैशे होती थी। पेंटियम में आपकी 2 कैशे होती है। 2 कैशे होती है 8 के बाइट्स की, ठीक है? देयर इज़ वन 8 के बाइट डेटा कैशे और एक होती है आपकी इंस्ट्रक्शन कैशे। जो इंस्ट्रक्शन कैशे होती है वो सिर्फ़ इंस्ट्रक्शन स्टोर रखती है। जो डेटा कैशे होते हैं 1 सेकंड, 1 सेकंड। ठीक है? तो अब आपकी जो कैशे है, वो सिंगल कैशे नहीं है, डबल कैशे हो गई। देयर इज़ अ डिफरेंट कैशे फॉर इंस्ट्रक्शन एंड देयर इज़ अ डिफरेंट कैशे फॉर डेटा, ठीक है? एक 8 के बाइट की डेटा कैशे है और एक 8 के बाइट की इंस्ट्रक्शन कैशे है। फिर आता है आपका सुपर स्केलर आर्किटेक्चर। जो पेंटियम माइक्रो प्रोसेसर है, वो 3 एग्जीक्यूशन यूनिट्स में डिवाइडेड होता है, ठीक है? एक एग्जीक्यूशन यूनिट जो है वो फ्लोटिंग पॉइंट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करती है और 2 यू पाइप एंड वी पाइप जो होते हैं वो इंटीजर इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं। तो इससे क्या होता है आपकी 3 इंस्ट्रक्शन जो है वो साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट हो सकती है। सो अर्लियर जब हाँ, आपकी सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन एक बार में एग्जीक्यूट होती थी, यहाँ पे आपकी 3 इंस्ट्रक्शन एक साथ एग्जीक्यूट हो सकती हैं। So it is much faster as compared to your earlier microprocessor. ठीक है? And that's why it is called superscalar architecture because it is organized in 3 execution units. One for floating point number and 2 for integer instruction. फिर आता है आपका पेंटियम प्रो माइक्रो प्रोसेसर। ये था आपका सारा पेंटियम, ठीक है? दिस इज ऑल पेंटियम। नेक्स्ट आता है आपका पेंटियम प्रो माइक्रो प्रोसेसर। ये दिख नहीं रहा होगा स्ट्रक्चर। देखो ये इंस्ट्रक्शन पूल है, ये रिटायर यूनिट है, ये डिस्पैच एंड एग्जीक्यूट यूनिट है, ये इंस्ट्रक्शन फैच एंड डिकोड यूनिट है, ये लेवल 1 इंस्ट्रक्शन कैशे है, ये डेटा कैशे है, ये बस इंटरफेस यूनिट है, ये लेवल 2 कैशे है और ये एक्सटर्नल बस है। ठीक है? तो अभी पता चल जाएगा इन सब का यूज़। पेंटियम प्रो जो है वो अर्लियर माइक्रो प्रोसेसर से उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। यहाँ पे जो सिस्टम बस होती है, जो हमारी मेमोरी और इनपुट आउटपुट से कनेक्ट होती है, वो आपकी एक लेवल 2 कैशे से कनेक्ट होती है। अर्लियर माइक्रो प्रोसेसर में देयर वाज़ नॉट इवन अ कैशे।
ठीक है। अर्लियर माइक्रो प्रोसेसर में कैशे भी नहीं होती थी, यहाँ पे लेवल 2 कैशे भी है। लेवल 1 कैशे आपकी वो हो गई इंस्ट्रक्शन कैशे और डेटा कैशे, एक लेवल 2 कैशे हो गई फॉर फर्दर फास्टर प्रोसेसिंग जो आपकी सिस्टम बस से कनेक्ट होती है। ठीक है, जो लेवल 2 कैशे होती है आपकी पेंटियम प्रो में, इट कैन बी ऑफ 256 के बाइट्स और 512 के बाइट्स। जो बस इंटरफेस यूनिट होती है, ये होती है आपकी बस इंटरफेस यूनिट। ठीक है, इट कंट्रोल्स द एक्सेस टू द सिस्टम बसेस थ्रू लेवल 2 कैशे which is integrated in Pentium Pro। जो BUI होता है, BIU होता है, वो मेमोरी एड्रेस जनरेट करता है, कंट्रोल सिग्नल जनरेट करता है और पास और फेच करता है डेटा टू द इंस्ट्रक्शन और डेटा कैशे को। ठीक है, बस इंटरफेस यूनिट का काम क्या है, या तो इंस्ट्रक्शन कैशे को डेटा देना या डेटा कैशे से डेटा लेना या देना। ठीक है, और इट ऑल्सो हैंडल्स डेटा फ्रॉम सिस्टम बसेस। ठीक है, थ्रू लेवल 2 कैशे। तो BIU का एक ही काम है, इंस्ट्रक्शन कैशे को डेटा पास करना और डेटा कैशे से डेटा फेच करना या पास करना। एंड इट ट्रांसफर्स, इट acts as a mediator between the external bus system buses through level 2 कैशे। ठीक है, जो इंस्ट्रक्शन कैशे है इज कनेक्टेड टू द इंस्ट्रक्शन फैच एंड डिकोड यूनिट। जो आपकी इंस्ट्रक्शन कैशे है, ये वाला पार्ट, ये आपकी IFDU से कनेक्ट होता है, इंस्ट्रक्शन फैच एंड डिकोड यूनिट। जो आपका IFDU होता है उसमें 3 सेपरेट इंस्ट्रक्शन डिकोडर्स होते हैं जो 3 इंस्ट्रक्शंस को साइमल्टेनियसली डिकोड करते हैं। ठीक है, सुपर स्केलर आर्किटेक्चर जो होता है वो आपका IFDU में पाया जाता है। ठीक है, एक बार आपकी वो सारी की सारी इंस्ट्रक्शन डिकोड हो गई तो उनका जो आउटपुट होता है आप इंस्ट्रक्शन पूल में सेव कर देते हो। ठीक है, आपके पास यहाँ से डेटा है, आपके पास एक्सटर्नल बस से डेटा आया, वो डेटा आपने इंस्ट्रक्शन कैशे से IFDU को पास कर दिया। IFDU में इंस्ट्रक्शंस आ गई, उसने उस इंस्ट्रक्शन को डिकोड कर दिया, 3 इंस्ट्रक्शन को साथ में डिकोड कर दिया। ठीक है, 3 इंस्ट्रक्शन को साथ में डिकोड करने के बाद जो आउटपुट आया वो उन्होंने इंस्ट्रक्शन पूल में सेव कर दिया। अब वो इंस्ट्रक्शन पूल के बाद 2 जगह जाता है, या तो रिटायर यूनिट पे जाता है या डिस्पैच एंड एग्जीक्यूट यूनिट पे जाता है, और तब तक वहां रहता है जब तक इन दोनों रिटायर या डिस्पैच यूनिट में से एक में से नहीं चला जाता। ठीक है, तो वंस डिकोडेड जो आउटपुट है 3 डिकोडर्स का वो इंस्ट्रक्शन पूल में चला जाता है, वो तब तक वहां रहता है जब तक कि डिस्पैच और एग्जीक्यूशन यूनिट और रिटायर यूनिट जो है उन्हें ऑब्टेन नहीं कर लेती। FDU के अंदर ही आपका ब्रांच प्रेडिक्शन लॉजिक भी होता है जो ये सेलेक्ट करता है कि अगर कोई जंप इंस्ट्रक्शन या कॉल इंस्ट्रक्शन है तो उसकी उसका भी जो आपका एड्रेस है वो ऑलरेडी कैशे में सेव हो जाएगा। ठीक है, अब आपका पेंटियम जो है प्रो कैन एक्सेस 2 इंटीजर इंस्ट्रक्शन एंड 1 फ्लोटिंग पॉइंट इंस्ट्रक्शन साइमल्टेनियसली। जो डिस्पैच एंड एग्जीक्यूट यूनिट होती है वो इंस्ट्रक्शन पूल में चेक करती है कि कौन सी ऐसी इंस्ट्रक्शन है जो डिकोडेड है और उसको एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, कंप्लीटली डिकोडेड है और उसको एग्जीक्यूट करना है, तो डिस्पैच एंड एग्जीक्यूट यूनिट क्या करती है, ऐसे इंस्ट्रक्शन को उठाती है जो डिकोडेड है और उनको एग्जीक्यूट करती है। ठीक है, रिटायर यूनिट ये देखती है कि कौन सी ऐसी इंस्ट्रक्शंस हैं जो एग्जीक्यूट हो चुकी हैं, वो उनको इंस्ट्रक्शन पूल से निकाल देती है। ठीक है, तो सारा स्ट्रक्चर समझ में आया। आपकी ये लेवल 2 कैशे जो सिस्टम बस होती है वो लेवल 2 कैशे से कनेक्टेड होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो BIU होता है उसका काम क्या होता है, एक्सटर्नल बसेस से डेटा लेना और उसको इंस्ट्रक्शन कैशे को पास करना, इंस्ट्रक्शन एंड डेटा कैशे को पास करना। ठीक है, इंस्ट्रक्शन कैशे के पास जैसे ही इंस्ट्रक्शन चले गई तो वो आपको IFDU में भेज देता है। IFDU का काम क्या होता है, IFDU का काम होता है वो सारी इंस्ट्रक्शन को साइमल्टेनियसली डिकोड करता है, एक साथ 3 इंस्ट्रक्शन को डिकोड कर सकता है बिकॉज ऑफ 3 सुपर स्केलर आर्किटेक्चर, 3 पाइप्स होते हैं। ठीक है, एक बार वो डिकोड करके आउटपुट आ गया, उस आउटपुट को वो इंस्ट्रक्शन पूल में सेव कर देता है। इंस्ट्रक्शन पूल में वो आउटपुट तब तक रहता है, तब तक वो समान रहता है जब तक रिटायर यूनिट या डिस्पैच एंड एग्जीक्यूट यूनिट उन्हें ऑब्टेन नहीं कर लेती। डिस्पैच एंड एग्जीक्यूट यूनिट ये देखती है इंस्ट्रक्शन पूल में से कि कौन सी ऐसी इंस्ट्रक्शंस हैं जो डिकोडेड है, कंप्लीटली डिकोडेड है, वो उनको एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, रिटायर यूनिट ये देखती है कि कौन सी ऐसी इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि एग्जीक्यूट हो चुकी है, वो उनको इंस्ट्रक्शन पूल से बाहर कर देता है। ठीक है, so this was your architecture of Pentium Pro। ये आपका इंस्ट्रक्शन पूल प्रो एंड डिस्पैच यूनिट का डायग्राम। ठीक है, ये किस तरीके से फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट को और किस तरीके से देर आर थ्री किस तरीके से जो आपकी इंस्ट्रक्शंस है वो एग्जीक्यूट होती है। नेक्स्ट आता है मेमोरी सिस्टम ऑफ प्रो।
जो पेंटियम प्रो है वो 64 डेटाबेस यूज करता है एज जैसा कि आपका पेंटियम यूज करता था, ठीक है। और जो आपकी मेमोरी है वो यहाँ पे भी 8 बैंक्स में डिवाइडेड होती है और हर बैंक का 8 जी बाइट्स ऑफ डेटा होता है। अगर आपको याद हो तो पहले पेंटियम में जो था हर बैंक का 512 के बाइट्स ऑफ डेटा था। एडिशनल मेमोरी इज इनेबल्ड विथ बिट पोजीशन 5 ऑफ CR4। CR4 इज अ रजिस्टर एंड इज एक्सेसिबल ओनली व्हेन 2 megabyte paging is enabled, ठीक है। 2M paging is new to the Pentium Pro to allow memory above 4G to be accessed। अगर 4G से ज़्यादा भी मेमोरी है तो उस केस में जो CR4 की 5 बिट पोजीशन ये बताएगी कि आपकी 4G बाइट्स 4G से मेमोरी ज़्यादा आप एक्सेस कर सकते हो या नहीं, ठीक है। जो न्यू टू द Pentium Pro है वो इनबिल्ट ECC। पेंटियम प्रोज में आपका इनबिल्ट एरर करेक्शन सर्किट आने लगे थे और उनका काम यही था कि अगर 1 बिट एरर है तो उसको करेक्ट कर देते थे और 2 बिट एरर है तो उसको डिटेक्ट करके नोटिफाई कर देते थे। To accomplish the detection and correction of error, the system must have room for extra 8 bit number obviously। तो हर 64 बिट के नंबर के साथ 8 बिट नंबर जो है स्टोर्ड होता था पैरिटी चेक करने के लिए। जो एक्स्ट्रा 8 बिट्स हैं आर यूज्ड टू स्टोर एन एरर करेक्शन कोड that allows the Pentium Pro to automatically correct any single bit error, ठीक है। तो Pentium Pro के केस में हमें एक्सटर्नल सर्किट की जरूरत नहीं पड़ती थी एरर करेक्शन के लिए, वहाँ पे इंटरनली फिर ECC सर्किट्स आने लगे और ECC सर्किट्स का काम यही था कि दे स्टोर एक्स्ट्रा 8 बिट्स विद एवरी 64 बिट नंबर। हर 64 बिट नंबर के साथ एक्स्ट्रा 8 बिट स्टोर कर देते थे एंड विद द हेल्प ऑफ दैट 8 बिट्स वो सिंगल बिट एरर को करेक्ट कर लेते थे और डबल बिट एरर को डिटेक्ट कर लेते थे, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। द ओनली डिफरेंस इज़ के जो 8 बैंक्स थे मेमोरी के वो आपके उनका साइज़ बड़ा हो गया एंड बिकॉज़ उनका साइज़ बड़ा हो गया सो नाउ यू हैड मेमोरी ऑफ मोर देन 4G बाइट्स। और 4G बाइट्स को मेमोरी अगर आपको एक्सेस करनी थी तो CR4 रजिस्टर में 5th बिट पोजीशन से आपकी 2M पेजिंग जो है वो इनेबल्ड हो जाती थी और जब भी 2M पेजिंग इनेबल्ड है इसका मतलब कि यू कैन एक्सेस मेमोरी मोर देन 4G बाइट्स। इनपुट आउटपुट सिस्टम ऑफ प्रो जो है वो बिल्कुल सेम होता है एज कम्पेयर टू योर इनपुट आउटपुट सिस्टम ऑफ पेंटियम। फिर आता है आपका सिस्टम टाइमिंग, वो भी बिल्कुल सेम होती है एक्सेप्ट जो आपका BRDY सिग्नल होता है पेंटियम में वो आपका TRDY सिग्नल बन जाता है। BRDY सिग्नल वाज फॉर वेट स्टेट्स। वेट स्टेट डाल रहे थे ना कि अगर आप BRDI अगर आपका 1 है तो कोई वेट स्टेट नहीं आएगा, मतलब 0 है तो कोई वेट स्टेट नहीं आएगा और अगर 1 है तो आपका वेट स्टेट आ जाएगा। वो यहाँ पे आपका TRDI सिग्नल बन जाता है एंड दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर 18। फुल थियरी है और इसमें से सिर्फ थियरी ही आती है। इसमें आता है ब्रांच प्रेडिक्शन लॉजिक, सुपर स्केलर आर्किटेक्चर क्या होता है और कभी-कभी आपका ये DEU एंड IFDU के बारे में पूछ लेते हैं। ठीक है, तो किसी को कोई डाउट? आज तो बड़े कम बच्चे आए हैं आप लोग के, 16 ही आए हैं, 20-22 भी नहीं आए। किसी को कोई डाउट? ये चैप्टर 18 जस्ट थियरी है, इसमें कोई डायग्राम वगैरह नहीं आता और डायग्राम तो आप वैसे भी लर्न नहीं करोगे बिकॉज़ इट्स एन ओपन बुक एग्जाम। तो डायग्राम तो अगर आ गया तो you have this like liberty to open your books and draw the diagram. So I don't think so diagrams will be given to you in the exam also. But if you get any diagram, इसमें से वो नहीं आने वाला। तो इसमें से सिर्फ थियरी आती है। ठीक है, और ये PPT भी पढ़ के जाओगे तो काफ़ी है। इतनी ही थियरी आती है, इससे ज़्यादा थियरी भी नहीं आती। किसी को कोई डाउट? सिंपल सिंपल चीज़ें थी, डिफरेंसेस थी और कुछ भी नहीं था। ठीक है, अगर किसी को डाउट नहीं है तो आई एम डन with my class today. I have taken attendances. Anyone who was about to come late? Next time बस हम करेंगे अब chapter 11, the most irritating chapter of your microprocessor. But you guys are very lucky. ठीक है, किसी को डाउट नहीं है? चलो ठीक है then. I have taken attendances.
ओके क्लास देन, बाय बाय, थैंक यू सो मच। फॉर एनी डाउट अगर आप पढ़ रहे हो तो आई एम ऑलवेज अवेलेबल ऑन एनी मीन, मेल, व्हाट्सएप, कॉल, इवन इंस्टा, एनीवेयर। ओके, चलो ठीक है, बाय बाय, थैंक यू।